फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अमाइंस के बारे में। इसकी हम लोग ब्रीफ रिवीजन करेंगे एनसीईआरटी के थ्रू। एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नीट में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नीट में टोटल केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप देखोगे तो 30 से 33 क्वेश्चंस जो होते हैं ऑर्गेनिक या तो इनऑर्गेनिक के होते हैं। मान लो किसी साल 30 क्वेश्चन आए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिला के, तो आप उसमें देखोगे कि 25 टू 28 क्वेश्चंस जो होते हैं एज इट इज़ एनसीईआरटी के होते हैं। आप खुद भी ये देख सकते हो, आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लो और एनसीईआरटी लेकर बैठ जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर अमाइंस। सबसे पहले कॉमर्शियल यूज़ अमाइंस का क्या है, सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन और फाइबर। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसे कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकता। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है अमाइंस। अमाइंस किससे डिराइव हुआ है? अमाइंस अमोनिया से डिराइव हुआ है। अमोनिया क्या होता है? NH3। अगर हम NH3 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे R ग्रुप से तो प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। अगर दो हाइड्रोजन रिप्लेस करते दो R ग्रुप से तो सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा। और अगर तीनों हाइड्रोजन अमोनिया से हम लोग रिप्लेस करके तीनों जगह R लगा दे तो हमारा टर्शियरी अमाइन बन जाएगा। तो अमाइन नाइट्रोजन ऑर्बिटल जो होता है अमाइंस में वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। और स्ट्रक्चर क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है इसका? पिरामिडल। और इस पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होता है, जिसके कारण जो होता है इसका लेस देन 100, इसका बॉन्ड एंगल जो हो जाता है 109 डिग्री से कम हो जाता है। लेकिन उसी के केस में ट्राई मिथाइलामाइन में 108 डिग्री होता है। ये नोमेनक्लेचर है इसका, हम लोग एक जगह सबका एक जगह नोमेनक्लेचर पढ़ लेंगे, हर चैप्टर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, बेसिकली 6 तरह से प्रिपेयर हो सकता है अमाइंस हमारे सिलेबस में। फर्स्ट, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड पे हम लोग H2PD के साथ इथेनॉल डालेंगे तो अमाइन बन जाएगा, एक प्रोसेस। दूसरा है नाइट्रो कंपाउंड पे हम लोग Sn प्लस HCl के साथ डालेंगे तब भी अमाइन बन जाएगा। और फिर नाइट्रो कंपाउंड पे हम लोग Fe प्लस HCl डालेंगे तब भी हमारा अमाइन बन जाएगा। ये सारा अमाइन जो बन रहा है ये प्राइमरी अमाइन है, क्योंकि बस एक R ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है, एक बेंजीन इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है और ये दोनों साइड दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट किसको माना जाता है? Fe और HCl वाले को। क्यों? क्योंकि FeCl जो होता है फॉर्म करता है और हाइड्रोलाइज कर देता है HCl ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसलिए बहुत कम अमाउंट में हम लोग को HCl रिक्वायर होता है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। अमाइन का प्रिपरेशन का सेकंड क्या है? अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? RH लेंगे। RH को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे अमोनिया से, NH3 से। तो RH को जैसे ही हम लोग रिएक्ट कराएंगे अमोनिया से तो वो फॉर्म कर जाएगा RNH3 प्लस X माइनस। इसको हम लोग कहते हैं सब्सटीट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट, ये फॉर्म हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे? सब्सटीट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट RNH3 प्लस X माइनस को हम लोग NaOH से रिएक्ट करवाएंगे तो ये फॉर्म करेगा RNH2 प्लस H2O, RNH2 प्लस H2O प्लस Na प्लस X माइनस। हमारा RNH2 बन गया। ये कैसा अमाइंस है? ये प्राइमरी अमाइन है, क्योंकि दो नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक R ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अब हम लोग RNH2 पे फिर से रिएक्ट करवाएंगे RH को तो हमारा फॉर्म हो जाएगा R2NH, ये सेकेंडरी अमाइन हो गया। फिर इस पर रिएक्ट करवाएंगे RH को तो हमारा बनेगा R3N, ये टर्शियरी अमाइन बन गया हमारा। फिर इस पर अगर हम लोग रिएक्ट करवा देंगे RH को तो हमारा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा R4N प्लस और X माइनस। और ये अमोनोलाइसिस जो हम लोग कर रहे हैं अमाइन बनाने के लिए, इसका डिसएडवांटेज भी है। क्या इसका डिसएडवांटेज है? क्योंकि आप देख ही रहे कि प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, इवन आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बन जाता है। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है कि सब कुछ बनेगा। लेकिन इसका एक खासियत भी है। खासियत क्या है? कि प्राइमरी अमाइन मेनली हम लोग को मेजर प्रोडक्ट मिलता है अगर हम लोग अमोनिया को एक्सेस में ले ले तो। और रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड क्या होगा? तो रिएक्टिविटी आपको हैलाइड का देखना है तो RI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर RBr सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर RCl सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, सबसे कम रिएक्टिव होगा। रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद हम लोग अमाइन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। तो नाइट्राइल CN, RCN को हो गया नाइट्राइल। RCN को हम लोग अगर H2Ni या NaHg C2H5OH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो RCH2NH2 बनेगा। तो आप देखिए ये जो अमाइंस है एक कार्बन ज़्यादा है इसमें स्टार्टिंग अमाइन से। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं?
रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल जो है एसेंट ऑफ अमाइन सीरीज भी होता है, मतलब एक कार्बन इंक्रीज कर देगा आपके प्रोडक्ट में। तो एसेंट ऑफ अमाइन सीरीज किसको बोलते हैं? रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल को। ठीक है, हमारा फोर्थ प्रोसेस रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड किस ग्रुप को बोलते हैं? अमाइड हम लोग बोलते हैं सी डबल बॉन्ड ओ और एक तरफ NH2 लगा रहे हैं और एक तरफ कुछ भी लग सकता है R, तो इसको हम लोग बोलते हैं अमाइड। अमाइड में हम लोग क्या कर सकते हैं? अमाइड को हम लोग जो है LiLH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और वाटर अगर इसमें मिलाएंगे तो हमारा अमाइन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, R सी डबल बॉन्ड O NH2 पे हम लोग एक्ट करवा रहे हैं LiLH4 और H2O, तो हमारा बन रहा है RCH2 NH2। और फिर फिफ्थ प्रोसेस है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन में भी आता है। तो सबसे पहले तो आप थैलामाइड का स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ पे बेंजीन से बगल में एडजेसेंट दोनों कार्बन पे सी डबल बॉन्ड O, दोनों से फिर कॉमन लिंक N और H, तो ये हो गया हमारा थैलामाइड। अब हम लोग थैलामाइड पे KOH रिएक्ट करेंगे तो यहाँ NH की जगह जो है H रिप्लेस हो जाएगा K से, तो NK आ गया। उसके बाद हम लोग फिर RX इस पर रिएक्ट करवाएंगे तो फिर K रिप्लेस हो जाएगा R से। फिर हम लोग ये बना ये प्रोडक्ट, ये इंटरमीडिएट है अभी, और इस पे अगर हम लोग इसी पे NaOH फिर एक्वस में रिएक्ट करवाएंगे तो NR जो है ये बॉन्ड टूट जाएगा, NC और NR ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक्वस में है तो ONA इधर भी जुड़ जाएगा और इधर भी जुड़ जाएगा और हमारा अमाइन बन जाएगा RNH2। और ये जो अमाइन बनेगा ये 1 डिग्री अमाइन बनेगा। और इसमें बेसिकली हम लोग को क्या याद रखना है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में, कि इसमें जो होता है एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं प्रिपेयर हो सकता है, एलिफेटिक ही होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। नेक्स्ट 6 हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो है, रिएक्टेंट में अगर 4 कार्बन रहेगा तो प्रोडक्ट में 3 कार्बन हो जाएगा। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसलिए इसमें जो होता है 1 कार्बन लेस देन द प्रेजेंट इन अमाइड। ठीक है, अमाइड, अब अमाइड तो आपको पहले भी पता था, R सी डबल बॉन्ड O NH2, इस पर प्लस Br2 प्लस NaOH रिएजेंट लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्म करता है RNH2, ये आपका मेन प्रोडक्ट है। और फिर बनता है Na2CO3 या प्लस 2 NaBr प्लस 2H2O, तो ये एक कार्बन कम कर देगा। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जब जाएगा तो एक कार्बन लेस हो जाएगा इसमें। और हम ऊपर पढ़े थे क्या, नाइट्राइल के केस में एक कार्बन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते समय बढ़ जाता है, तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल क्या है, एसेंट ऑफ अमाइन सीरीज। और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या है, एक कार्बन उसमें कम कर देगा, ये है। ठीक है, अब आपको अगर क्वेश्चन में ये भी दे सकता है Br2 प्लस 4 NaOH है तो आपको दे देगा NaOBr, ये भी यही है रिएजेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइपोब्रोमाइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, प्राइमरी अमाइन अप टू 3 कार्बन, मतलब 3 कार्बन या 3 से कम कार्बन वाला जो अमाइन होगा वो लिक्विड होगा, और हाइयर कार्बन मतलब जिसमें ज़्यादा कार्बन एटम होगा वो सॉलिड होगा। अब आपसे पूछेगा कि बॉइलिंग पॉइंट बताइए अमाइंस का, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा प्राइमरी अमाइन का, फिर होगा सेकेंडरी अमाइन का, फिर होगा टर्शियरी अमाइन का, टर्शियरी अमाइन का। क्यों, इसका रीज़न क्या है? तो प्राइमरी अमाइंस में जो है 2 हाइड्रोजन होंगे जो कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, जो कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन, इंट्रामोलिकुलर नहीं करेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। 2 हाइड्रोजन रहेंगे जो कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, हाइड्रोजन, जिसके कारण प्राइमरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। फिर सेकेंडरी अमाइन में 1 हाइड्रोजन होगा जो कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और टर्शियरी अमाइन में तो एक भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, तो कोई इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम ही नहीं है उसमें, अवेलेबल ही नहीं है हाइड्रोजन एटम। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, प्राइमरी अमाइन, फिर सेकेंडरी अमाइन, फिर टर्शियरी अमाइन। अब आया केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आपका पूछेगा अमाइन रिएक्टिव क्यों है, अमाइन के रिएक्टिव होने के पीछे की कारण क्या है? तो अमाइन रिएक्टिव 2 कारण से है। सबसे पहले तो अमाइन पे जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसके कारण अमाइन रिएक्टिव है। और दूसरा इस पे बात है कि नाइट्रोजन पे जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके कारण भी अमाइन रिएक्टिव है। तो अमाइंस किसकी तरह बिहेव करेगा, अमाइंस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उस पर। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस अब देखते हैं हम लोग। अमाइन जो होता है नेचर में क्या होता है, बेसिक होता है, और एसिड के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट बनाता है, जैसे कि RNH2।
प्राइमरी अमाइन है, इसको अगर हम लोग HX से रिएक्ट करवाएंगे तो RNH3 प्लस और X माइनस बन जाएगा। एनिलीन, एनिलीन किसको बोलते हैं? बेंजीन पे NH2 को बोलते हैं। को हम लोग HCl से अगर रिएक्ट कराएंगे तो एनिलीनियम क्लोराइड बन जाएगा। एनिलीनियम क्लोराइड मतलब बेंजीन पे NH3 प्लस और Cl माइनस। ठीक है, ठीक है। और अमाइन सॉल्ट जो है, बेस से अगर हम लोग उसको ट्रीट कर दिए NaOH के साथ तो वो उसका पेरेंट अमाइन दे देता है अमाइन सॉल्ट। जैसे RNH3X माइनस, RNH3 प्लस X माइनस को अगर बेस से रिएक्ट करवा दिए OH माइनस से तो RNH2 प्लस H2O प्लस X माइनस। तो यहाँ क्या RNH2 क्या है? अमाइन। वापस से अमाइन सॉल्ट से हम लोग को अगर अमाइन बनाना हो तो हम लोग बेस से रिएक्ट करेंगे तो अमाइन बन जाएगा। और अमाइन सॉल्ट जो होता है ये सॉल्युबल होता है वाटर में, बट इनसॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये नहीं मिलेगा। और अमाइंस के पास जो होता है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन पे, जिसके कारण अमाइन जो है लिविस बेस की तरह एक्ट करता है। अब अगर आपसे पूछ देगा कि बेसिक ऑर्डर बताइए एलिफेटिक अमाइन, अमोनिया और एरोमेटिक अमाइन में, तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा एलिफेटिक अमाइन, उससे कम बेसिक होगा अमोनिया और सबसे कम बेसिक होगा एरोमेटिक अमाइन। बेसिक ऑर्डर क्या है? एलिफेटिक अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर अमोनिया, फिर एरोमेटिक अमाइन। और अगर बेसिक स्ट्रेंथ पूछ देगा, जैसे कि बेसिक स्ट्रेंथ आपसे पूछ रहा है, अगर वहाँ पे R ग्रुप R है CH3, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, 213। मतलब आप इसको याद कर सकते हैं बेसिक का। और अगर वहाँ पे R के जगह C2H5 है तो ऑर्डर होगा 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो आप इसको याद कर सकते हैं 2, 3, 1। तो चलिए हम लोग अल्का अमाइंस और अमोनिया के बीच में कंपैरिजन देख रहे हैं। अल्का अमाइंस क्या है? अमोनिया तो आप लोग सभी जानते हैं NH3। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एक R ग्रुप लगा देता है तो वो अल्का अमाइंस है। तो ये जो R ग्रुप है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो ये जो R ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा किधर? नाइट्रोजन की तरफ। तो नाइट्रोजन के पहले से लोन पेयर है। तो अगर आप दोनों का रिएक्टिविटी हम लोग प्रोटॉन की तरफ देखेंगे, मतलब कि एक H प्लस की तरफ देख रहे हैं, तो नाइट्रोजन पे R ग्रुप जो है अपना इलेक्ट्रॉन ये भी दे रहा है नाइट्रोजन को, इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के साइड है। तो अल्का अमाइन से जो है हम लोग आराम से लोन पेयर हाइड्रोजन को दे पाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि अल्का अमाइन जो है ज़्यादा बेसिक है। मतलब स्ट्रॉन्गर बेस कौन है? अल्का अमाइन है अमोनिया से, क्योंकि आराम से वो इलेक्ट्रॉन पेयर और नाइट्रोजन की तरफ आ रहा है, जिसके कारण आराम से लोन पेयर हाइड्रोजन के पास जाएगा, जिसके कारण ज़्यादा बेसिक हो गया आपको अल्का अमाइंस। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग का बेसिक नेचर किस साइड बढ़ेगा, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप हम लोग इसमें जोड़ेंगे उसी तरह बेसिक नेचर बढ़ जाएगा। क्योंकि बेसिक नेचर क्या होता है? डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर। तो जैसे जैसे हम लोग R ग्रुप हाइड्रोजन ग्रुप को रिमूव करके R ग्रुप जोड़ेंगे तो वैसे वैसे वो नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन पुश करेगा और नाइट्रोजन आराम से डोनेट कर पाएगा। तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइन इन गैसियस फेज में क्या होता है? गैसियस फेज में तो जो एक्सपेक्टेड है वही रह जाता है। एक्सपेक्टेड क्या होता है? टर्शियरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, फिर NH3। लेकिन ये जो एक्वस फेज में है ना, ये एक्सपेक्टेड नहीं होता, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड इससे आएगा वो आंसर नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि एक्वस फेज में जो है एक और चीज़ अफेक्ट करने लगती है। वो है क्या? सॉल्वेशन विथ वाटर मॉलिक्यूल। पानी से जो पानी के नज़दीक आके जो घिर जाता है पानी, उसको कहते हैं सॉल्वेशन वाटर मॉलिक्यूल से। तो जितना बड़ा साइज होगा आयन का, जितना बड़ा साइज होगा सॉल्वेशन क्या होगा? उतना ही कम होगा। और जितना सॉल्वेशन कम होगा आयन उतना ही कम स्टेबलाइज्ड होगा। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयन हम लोग कैसे देख सकते हैं कि जितना बड़ा साइज है सॉल्वेशन उतना कम होगा, सॉल्वेशन जितना कम होगा तो उतना ज़्यादा आयन क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। तो इसका हम लोग वाइस वर्सा भी देख सकते हैं कि जितना छोटा आयन होगा सॉल्वेशन उतना ज़्यादा होगा, उतना उस सब साइड से घिरा रहेगा जितना छोटा आयन होगा, और उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा। आप नीचे एग्जांपल भी देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो है आपको हाइड्रोजन डिक्रीज ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयन इन सॉल्वेशन। स्टेबिलिटी 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री दिखाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूटेड अमोनियन कैटायन स्ट्रॉन्गर शुड बी द कॉरस्पॉन्डिंग अमाइन एज अ बेस।
ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी एलिफेटिक अमाइंस में क्या हो जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये आपको मैं बताया ही था ऊपर ही कि अगर आर ग्रुप यहाँ पे अगर CH3 है तो स्टेबिलिटी नहीं, बेसिक ऑर्डर क्या होगा, आर ग्रुप अगर CH3 है तो 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। और अगर आर ग्रुप C2H5 है तो बेसिक ऑर्डर क्या होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब अल्का अमाइंस और अमोनिया का के बीच में हम लोग फिर कुछ रिलेशंस देख रहे हैं, ठीक है। एनिलीन जो है हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, एनिलीन का कितना हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, 5। आप नीचे देख सकते हैं 5 को दिखाया गया है। और एनिलीनियम आयन जो है ऑब्टेन्ड बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटोन कैन आल्सो हैव 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग और क्या बोलते हैं, क्यूल। और एनिलीनियम आयन का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 2। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को और हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूल। और जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। क्या, जितना ज़्यादा हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और रिलीजिंग ग्रुप एक ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन सा है, OCH3 हो गया, आर ग्रुप हो गया, आर ग्रुप में CH3 आप मान सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, जैसे कि NO2 हो गया, SO3H हो गया, COOH हो गया, X हो गया, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, घटाएगा। अब आया हमारा अल्काइलेशन। अल्काइलेशन क्या होता है, अमाइन जो है अल्काइलेशन में जाता है किससे रिएक्शन करने पे, अमाइन अगर अल्काइल हलाइड से रिएक्ट कर रहा है तो उस अल्काइलेशन में चला जाता है। इसका कुछ यहाँ बताया नहीं है। एसाइलेशन, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन जो है एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करता है या एनहाइड्राइड से रिएक्ट करता है या ईस्टर से रिएक्ट करता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, इसी को हम लोग एसाइलेशन भी कहते हैं। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड एंड ईस्टर बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसाइलेशन, ठीक है। और इस रिएक्शन में हम लोग बेस यूज़ करते हैं और वो बेस जो है स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए अमाइन से, जो हम लोग अमाइन ले रहे हैं उससे स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पायरिमिडीन ले सकते हैं। और ये बेस क्या काम करता है, यहाँ पे जो HCl निकल रहा है उसको रिमूव करता है और फिर रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है। जैसे इथेनामाइन है, इसका रिएक्शन आप देख ही रहे हैं, यहाँ बेस लिया है और फिर इधर HCl निकल रहा है और एन इथाइल अमाइन एन इथेलामाइड बन जाएगा, ठीक है, और HCl निकल जाएगा। उसी तरह ये तीनों हैं। और अमाइन जो है बेंजोइल क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट करता है, C6H5COCl, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बेंजोइलेशन, कोई खास नहीं है। अब आप आगे देख सकते हैं कार्बेलामाइन रिएक्शन। कार्बेलामाइन रिएक्शन हमेशा 1 डिग्री के लिए होता है। क्या होता है, 1 डिग्री के लिए होता है। और ये इसको एक तरह से कहा भी जाता है टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन। आप देखिए कार कौन ले सकता है, फर्स्ट क्लास आदमी, तो हमेशा ये 1 डिग्री के लिए होगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं, कार कौन ले सकता है, फर्स्ट क्लास आदमी, तो हमेशा 1 डिग्री के लिए होगा। या तो एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, लेकिन जब होगा प्राइमरी अमाइन के लिए होता है। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, क्लोरोफॉर्म और इथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका रिएजेंट हम लेते हैं अमोनिया RNH2 में के साथ रिएक्ट करवाए तो हमारा बनता है RNC। RNC को आप लोग क्या बोल सकते हैं, आइसोसाइनाइड या कार्बेलामाइन, जो कि जिसका स्मेल जो होता है फाउल स्मेल होता है, ठीक है। इसको आप में इसमें आपको बेसिक चीज़ ये याद रखना होगा कि 1 डिग्री के लिए होगा हमेशा, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों के लिए हो सकता है। इसमें हम लोग क्लोरोफॉर्म और इथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, जिससे हम लोग को आइसोसाइनाइड बनता है या आइसोसाइनाइड बनता है या कार्बेलामाइन बनता है, ठीक है। रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों अलग अलग तरह से बिहेव करता है नाइट्रस एसिड में। जैसे नाइट्रस एसिड, प्राइमरी अमाइन को अगर हम लोग रिएक्ट कराएंगे नाइट्रस एसिड के साथ तो क्या बनाएगा, एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट, जो कि अनस्टेबल होता है। एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है, अनस्टेबल होता है और नाइट्रोजन को रिलीज करता है और अल्कोहल को भी रिलीज करता है। नाइट्रोजन और अल्कोहल को रिलीज करता है। और ये जो नाइट्रोजन रिलीज होता है ना, ये यूज होता है एस्टिमेशन में एमिनो एसिड और प्रोटीन कौन सा है ये जानने के लिए।
और अगर हम लोग एरोमेटिक अमाइंस को रिएक्ट करवाएंगे नाइट्रस एसिड के साथ लो टेम्परेचर पे 273 से 278 केल्विन पे, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। और ये डाइजोनियम सॉल्ट बहुत काम का चीज़ है, आप आगे पढ़ेंगे डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में भी, ठीक है। सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है अलग अलग मैनर में, इसलिए आप इससे भी 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन जो है नाइट्रस एसिड के साथ अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है, ठीक है। अब अगला है रिएक्शन विथ अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड में हम लोग एक रिएजेंट लेते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl, इसको हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्ट करता है, सल्फोनामाइड बनाता है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा। आप नीचे रिएक्शन देख सकते हैं, प्राइमरी के साथ जब रिएक्ट किया ये, तो प्राइमरी के साथ जब प्रोडक्ट बना एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, इसमें नाइट्रोजन के पास देखिए एक हाइड्रोजन अभी भी लेफ्ट है। ये हाइड्रोजन जो है, इस हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन से सल्फोनामाइड में अटैच है, जिसके कारण ये जो कंपाउंड है ये स्ट्रांगली एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सल्फोनाइल ग्रुप है ये, और इसके कारण ये सॉल्युबल भी होता है अल्कली में। अब आप 2 डिग्री में देखिए, 2 डिग्री अमाइन में क्या हुआ, 2 डिग्री अमाइन का जो प्रोडक्ट बना एन डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, इसमें जो नाइट्रोजन से एक तरफ C2H5 है, दूसरे साइड भी C2H5 और तीसरे तरफ से वो ग्रुप ही है, तो इसमें एक भी हाइड्रोजन ग्रुप नहीं है। तो एन डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो है, इसमें हाइड्रोजन एक भी अटैच नहीं होता है नाइट्रोजन एटम से, इसीलिए ये एसिडिक नहीं होता है और सॉल्युबल भी नहीं होता है अल्कली में, मतलब ये इनसॉल्युबल होता है अल्कली में। और टर्शियरी अमाइन मतलब 3 डिग्री अमाइन जो है वो तो रिएक्ट ही नहीं करता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से। अब हम लोग इसका अगला केमिकल रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो NH2 ग्रुप जो होता है वो ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है और पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। अब तो बस इतना याद रखो कि जो बेंजीन से अगर कुछ डायरेक्ट, जैसे बेंजीन से NH2 जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन से जो डायरेक्ट अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है सेकंड वाले एटम से, फर्स्ट एटम बेंजीन से जो डायरेक्ट एटम जुड़ा हुआ है वो अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है अपने एडजेसेंट एटम से, जो NH2 के बाद H है, तो इसमें नाइट्रोजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसा केस होगा तो हमेशा ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग हो जाएगा। और अगर ऐसा केस हो जाएगा कि बेंजीन से हम लोग जोड़ दिए COOH, तो फर्स्ट कार्बन बेंजीन से कौन सा है, फर्स्ट एटम है आपका कार्बन, सेकेंड एटम क्या है O, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया इसमें, तो इसमें क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें जो होगा वो क्या होगा, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। अगर बेंजीन से जो भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है फर्स्ट एटम वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है अगर सेकंड एटम से, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। अगर बेंजीन से जो फर्स्ट एटम डायरेक्ट जुड़ा हुआ है वो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव अगर सेकंड एटम से अपने, तो ये क्या हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। तो चलिए इसके अंदर हम लोग सबसे पहला देखते हैं ब्रोमिनेशन। एनिलीन पे हम लोग 3Br2 और Br2 प्लस वाटर डालें तो ऑर्थो और पारा पे ब्रोमीन जुट गया और 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन गया। अगर हम लोग को ऐसा मतलब जोड़ना है हम लोग को एनिलीन पे जो है, बेंजीन पे NH2 को हम लोग एनिलीन बोलते हैं। अगर हम लोग को इसके बस पारा पे जोड़ना है एनिलीन के बस पारा पे हम लोग को Br जोड़ना है। यहाँ पे तो हम लोग किए तो ऑर्थो पारा दोनों पे जुड़ गया, तो हम लोग पायरेमिडीन पहले एनिलीन पे यूज करते हैं। तो अब देखिए पायरेमिडीन क्या करता है, पायरेमिडीन जो है बेंजीन पे जो NH2 था उससे जुड़ जाता है, तो NH डबल बॉन्ड O CH3 हो गया। तो अब ये देखिए और फिर इसके बाद हम लोग पुट करते हैं Br2 CH3 COOH। तो इसका ऑर्थो ग्रुप जो है इतना बल्कि ग्रुप होने के कारण ऊपर जो जुट गया, पहले तो NH2 था, अब क्या है N डबल बॉन्ड O CH3 N के एक साइड हाइड्रोजन, इतना बल्कि ग्रुप होने के कारण ऑर्थो पे नहीं जुट पाता है ब्रोमीन, और इसका मेजर प्रोडक्ट बन जाता है क्या, NH2 एनिलीन, और एनिलीन के पारा पोजीशन पे Br जुड़ जाता है। और इसका रीज़न अगर आपसे पूछेगा तो क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन ऑफ एसिटेनाइलिडीन इंटरैक्ट विथ ऑक्सीजन एटम ड्यू टू रेजोनेंस, और बल्कि ग्रुप भी रेजोनेंस हो गया तो उधर भी लोन पेयर चला गया। और यहाँ जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था पहले तो बस नाइट्रोजन के पास था, अब जो इस पर C डबल बॉन्ड O CH3 जुट गया जिसके कारण लोन पेयर कुछ उधर भी हो गया, तो रेजोनेंस का कंडीशन आ गया, इसीलिए ऑर्थो पे नहीं जुट पाया, सिर्फ पारा पे जुटा। अब नाइट्रेशन का केस देखिए, नाइट्रेशन तो एनिलीन पे अगर हम लोग HNO3 H2O और 288 केल्विन पे अगर हम लोग डालें तो ऑर्थो और पारा बनना चाहिए था, पर यहाँ मेटा भी बन जाता है भाई।
तो क्या रीज़न है मेटा बनने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग एसिडिक मीडियम में लिए H2SO4 देखिए एसिडिक मीडियम में लिए तो एनिलीन जो है प्रोटोनेटेड हो जाता है, एनिलीनियम आयन फॉर्म कर लेता है। एनिलीन प्रोटोनेटेड होकर क्या बन जाता है, एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन क्या है, एडिलिनियम आयन जो है मेटा डायरेक्टिंग है, तो वो मेटा पे ही बना लेता है, इसलिए इसमें कुछ अच्छा ही खासा प्रोडक्ट बन जाता है मेटा डायरेक्टिंग 47%। क्यों, क्योंकि एनिलीन जो है वो प्रोटोनेट होकर एनिलीनियम आयन बना जाता है, जिसके कारण मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट भी हम लोग को मिलता है नाइट्रेशन करने पे। ठीक है, अगर यहाँ पे भी हम लोग को उसी तरह एनिलीन पे हम लोग को NO2 ग्रुप जोड़ना हो सिर्फ पारा पोजीशन पे, मेटा ऑर्थो पे नहीं जोड़ना हो, ठीक है, तो हम लोग फिर एक बल्कि ग्रुप यहाँ पे पैरामिडीन के प्रेजेंस में CH3CO जोड़ देंगे, जिसके कारण फिर से यहाँ एक बल्कि ग्रुप जुट जाएगा, जिसके कारण ऑर्थो पे नहीं जुट पाएगा NO2। एक तो बल्कि ग्रुप है और दूसरा है इसका मेन बात यह है कि यहाँ पे जो है रेजोनेंस हो जाएगा। ऐसे तो सिर्फ लोन पेयर N के पास था, अब N C डबल बॉन्ड N एक साइड H उसका C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ से रेजोनेंस हो जाएगा C डबल बॉन्ड O से, उधर का C डबल बॉन्ड O जो है वो टूट के N डबल बॉन्ड C बन जाएगा और उधर लोन पेयर चला जाएगा एक समय के लिए। चलिए नेक्स्ट सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या है, एनिलीन पे हम लोग H2SO4 डालेंगे तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फोनेट बनता है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फोनेट। बेंजीन पे NH3 प्लस HSO4 अगर हम लोग इसको 453 से 473 केल्विन पे लाएंगे तो सल्फेनिलिक एसिड बनता है। सल्फेनिलिक एसिड क्या है, एनिलीन पे के पारा पोजीशन पे SO3H अगर जुड़ा रहे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फेनिलिक एसिड। और सल्फेनिलिक एसिड के केस में देखिए, अगर एक हाइड्रोजन इधर जुट जाए और एक हाइड्रोजन इधर से एनिलीन का जो NH2 है इसमें से अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से इसमें जुट जाए और ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, SO3H से, तो इधर माइनस हो जाएगा इधर प्लस आ जाएगा, इसी को ज्यूटर आयन बोलते हैं। और एनिलीन जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाता है, एसाइलेशन एल्काइलेशन ये सब नहीं दिखाता है। क्यों, सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेता है एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ एनिलीन, इसलिए इसके कारण ये सब रिएक्शन ये नहीं दिखा पाता है। चलिए डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट का जेंडर फॉर्मूला क्या होता है, RN2 प्लस X-। यहाँ R क्या हो सकता है, R कुछ भी अराइल ग्रुप हो सकता है, और X क्या हो सकता है, X- कुछ भी हो सकता है, Cl- हो सकता है, X- की जगह Br- हो सकता है, HSO4- हो सकता है, BF4- हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आइए कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कैसे प्रिपेयर करते हैं हम लोग। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हम लोग पीछे भी एक बार प्रिपेयर किए हैं, अब आप ध्यान दीजिए। तो एनिलीन पे हम लोग अगर नाइट्रस एसिड को रिएक्ट करवाते हैं 273 से 278 केल्विन पे, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। और जो कन्वर्जन होता है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन का डायजोनियम सॉल्ट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायजोटाइजेशन। Due to instability, the diazonium salt is not generally stored and is used immediately after the preparation. डायजोनियम सॉल्ट जो है बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए इसको हम लोग प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं। अगर हम लोग को इसका यूज़ है तुरंत बनाए तुरंत यूज़ कर लिए, प्रिजर्व नहीं करेंगे। चलिए, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम लोग को रिमूव कर देना है डायजोनियम सॉल्ट में से, तो इसमें से क्या क्या रिएक्शन हो सकता है, कैसे कैसे। इसमें दो खास इंपॉर्टेंट यहाँ पे जिसका नाम है, नेम रिएक्शन भी आप इसको कह सकते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन और गैदरमैन रिएक्शन। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन में जो हम लोग हैं, सैंडमेयर रिएक्शन और गैदरमैन रिएक्शन, सबसे पहली बात तो आपको याद रख लेना है कि सैंडमेयर रिएक्शन बेटर प्रोडक्ट देता है गैदरमैन रिएक्शन के तुलना में। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं ऐसे सैंडमेयर रिएक्शन और गैदरमैन रिएक्शन को, कि गैदरमैन देखिए गटर कम देगा, गटर का चीज़ है तो वो कम प्रोडक्ट इफिशिएंट प्रोडक्ट दे रहा है, और सैंडमेयर ज़्यादा इफिशिएंट प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, और सैंडमेयर रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, सैंडमेयर रिएक्शन में जैसे ArN2 प्लस Cl- है, ठीक है, तो हम लोग सैंडमेयर रिप्लेसमेंट ऑफ हैलाइड और साइनाइड आयन, the Cl- chloride ion, bromine ion या cyanide ion nucleophile can easily be introduced into the benzene ring in the presence of copper ion. This reaction is called Sandmeyer reaction. सैंडमेयर रिएक्शन में देखिए ArN2 प्लस Cl- को हम लोग रिएक्ट करवा दिए Cu2 Cl2 के साथ HCl के प्रेजेंस में, तो ArCl रिप्लेस हो गया, N2X- कहाँ गया, हट गया, रिमूव हो गया, और Cl इसमें जुट गया। और ये काम हम लोग गैदरमैन रिएक्शन से भी कर सकते हैं, जैसे ArN2 प्लस Cl-, तो CuHCl तो ArCl। दोनों में डिफरेंस क्या आ गया
कि देखिए यहाँ पे हम लोग जो है सॉल्ट लिए थे और हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन में क्या लिए थे, Cu2Cl2 लिए थे, और पाउडर फॉर्म लेते हैं गैदरमैन रिएक्शन में, देखिए Cu सिर्फ लिए हैं। और सैंडमेयर रिएक्शन का बेटर यील्ड होता है गैदरमैन रिएक्शन के, ये तो आपको बता ही दिया। अब रिप्लेसमेंट करना है आयोडीन आयन से, रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन आयन, मतलब कि ArN2 प्लस Cl माइनस N2 प्लस Cl माइनस के जगह I आ जाए, तो इसको हम लोग पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाते हैं ArN2 प्लस Cl माइनस को, तो ArI मेजर प्रोडक्ट बन जाता है और साइड प्रोडक्ट हो गया KCl प्लस N2। और अगर फ्लोराइड से रिप्लेस करना है N2 प्लस Cl माइनस को, अगर हम लोग को डाइजोनियम सॉल्ट का फ्लोराइड से रिएक्ट करना है, तो HBF4 से हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, फ्लोरोबोरेट इसको बोलते हैं, नहीं एरीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ फ्लोरोबोरिक एसिड, सॉरी फ्लोरोबोरिक एसिड बोलते हैं, HBF4 को हम लोग बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। तो ArN2 प्लस BF4 माइनस, ये बीच में रिएजेंट बना और इसको फिर हम लोग जैसे ही हीट करते हैं तो ArF बन जाता है। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ हम लोग को रिप्लेस करवाना है, N2 प्लस और Cl माइनस को हम लोग को हाइड्रोजन से रिप्लेस करना है, तो हम लोग H3PO2 यूज कर सकते हैं प्लस H2O के साथ, तो ArH बन जाएगा। या हम लोग CH3CH2OH यूज कर सकते हैं इथेनॉल, तब भी ArH बन जाएगा। हम लोग को अगर रिप्लेस करवाना है हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ, मतलब कि N2Cl माइनस के जगह OH आ जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल वाटर से रिएक्ट करवा देंगे, ArN2 प्लस Cl माइनस को सिंपल वाटर से रिएक्ट करवा देंगे, तो हमारा फॉर्म हो जाएगा ArOH, और इसके साथ N2 भी रिमूव करेगा और HCl भी। और अगर हम लोग को रिमूव N2 प्लस और Cl माइनस को अगर रिप्लेस करवाना है NO2 से, तो हम लोग क्या करते हैं, ArN2 प्लस Cl माइनस को HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो पहले फॉर्म करता है इंटरमीडिएट ArN2 प्लस BF4 माइनस, उसको फिर NaNO2 और कॉपर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो Ar पे NO2 बन जाता है, ArNO2 प्लस N2 प्लस NaBH4 बन जाता है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप के रिटेंशन से रिएक्शन जो है उसको हम लोग को पढ़ना है। जैसे कपलिंग रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, तो ArN2 प्लस Cl माइनस को हम लोग फिनॉल से रिएक्ट करवाते हैं बेसिक मीडियम में। कौन सा मीडियम है, बेसिक। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है, जो ऑरेंज डाई होता है, ये आपको कंपाउंड याद रखना है कि ऑरेंज डाई होता है, और हम लोग इसको बेसिक मीडियम यूज करते हैं। और अगर नेक्स्ट जैसे ArN2 प्लस Cl माइनस को हम लोग एनिलीन से रिएक्ट करवाएंगे एसिडिक मीडियम में, एनिलीन से रिएक्ट करवा रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो पारा अमाइनो एजोबेंजीन बनता है, ये जो होता है येलो कलर का होता है। तो ये आप ऊपर वाला जितना भी रिएक्शन देखिए, इससे ये क्या क्लियर साबित हो रहा है कि ये डाइजोनियम सॉल्ट जो है बहुत अच्छे इंटरमीडिएट को इंट्रोडक्शन कराने में मदद करता है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, किसी को भी जोड़ने में मदद करता है एरोमेटिक रिंग में। अराइल फ्लोराइड या आयोडाइड जो है डायरेक्ट हेलोजिनेशन नहीं कर पाएगा, लेकिन ये डाइजोनियम सॉल्ट की मदद से तो आराम से जुड़ जा रहा है ये एरोमेटिक रिंग में। तो ये आपका यहाँ समरी आ गया, एक बार इसको भी आप 2 मिनट में पढ़ लीजिएगा, में कुछ खास रहता नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जितना भी नीट का लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन है वो करवा दूंगा, तो बस। और ये NCERT का भी जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, थैंक यू।